नमस्कार दोस्तों, आज के समय ना ये कहा जा रहा है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है। एक तो इस न्यूज का रियलिटी चेक करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने गयाना देश को $23 मिलियन से भी ज्यादा का सॉफ्ट लोन दिया है ताकि गयाना परचेज कर सके 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। तो दोनों को कंबाइन करके हमारा डिस्कशन रहेगा। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे। आइन साउथ अमेरिकन डिफेंस मार्केट, इंडिया एक्सटेंड्स क्रेडिट लाइन ऑफ $23.37 मिलियन टू गयाना फॉर परचेज ऑफ 2 एयरक्राफ्ट। यहाँ पे लिखा गया है एक्सटेंड्स। तो इसका मतलब क्या पहले भी इंडिया गयाना को LOC लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है? तो आंसर है हाँ। फिर कितना, इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितना LOC गयाना को हम दे चुके हैं और किस पर्पज के लिए दिया गया था। अभी के लिए बड़ी खबर यह है कि गयाना ने साइन किया है LOC विद इंडिया टू परचेज एयरक्राफ्ट फॉर इट्स मिलिट्री। राइट, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि LOC लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, इसके अलावा एग्जिम बैंक, क्योंकि एग्जिम बैंक ने ही ये लोन प्रोवाइड किया है गयाना को, तो एग्जिम बैंक क्या है, और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है बढ़ने की खबर है, वो जो हमारा कमिटमेंट है वो उसके कितने करीब है। तो इन सब बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिप्री की एक रिपोर्ट है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सिप्री बेसिकली स्वीडन बेस्ड एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर में हो रहे आर्म्स ट्रांसफर के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और हर साल इनकी रिपोर्ट आती है। ये बताते हैं कि दुनिया भर में सर्वाधिक हथियार कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहे हैं। तो सिप्री यहाँ पे बनता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और रिसेंटली 2023 की रिपोर्ट मार्च 2024 में आई है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर एंड रशिया इट्स टॉप सप्लायर। पूरे विश्व में जितना हथियारों का व्यापार होता है, इंडिया उसका 9.8% शेयर रखता है 2019 से 23 के बीच में। सऊदी अरेबिया 8.4, कतर 7.6, यूक्रेन 4.9। यूक्रेन में इजाफा यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आया है। और इसके बाद 5वें नंबर पे है पाकिस्तान। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया से हमारा इंपोर्ट घटा है पिछले सालों के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी रसिया हमारा टॉप सप्लायर बना हुआ है 2023 में। अब देखिए 36% हथियार हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं। एक समय था जब रसिया से 70 से 80% जो हमारे आर्म्स हैं वो रसिया से आते थे, लेकिन आज ये 36% रह चुका है। और इसकी जगह फ्रांस, यूएस, इजराइल और यूके जैसे देशों ने ले ली है। दूसरे नंबर पे आप देख पाओगे फ्रांस है 33%, और उसके बाद यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 13%। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हम हमारे आर्म्स इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है। एक जमाने में रसिया के ऊपर डिपेंडेंसी थी, लेकिन आज वो घट रही है। इसमें एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि जितने आर्म्स हमने 2014 और 18 के बीच में खरीदे थे, उनसे 4.7% ज्यादा 19 और 23 के बीच में खरीदे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना। 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ और वो आज तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा हथियार जो है खरीदे हैं। और सिप्री के अनुसार हमने केवल हथियार खरीदे ही नहीं है, बेचे भी बहुत हैं। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स एट रिकॉर्ड हाई। 2023 में हमने 16,000 करोड़ रुपए के आर्म्स को एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में 24% इजाफा देखने को मिला है डिफेंस एक्सपोर्ट में। पिछले साल यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर आप तुलना करोगे 21-22 की, जहां पे 12,815 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे, वही 22-23 में 15,918 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट रहे। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये 3,000 करोड़ के आसपास का इजाफा रहा, जो इंडिया के डिफेंस मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। एंड इसके अलावा 2023 में डिफेंस प्रोडक्शन में भी बहुत
बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 1 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है भारत देश में फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दिसंबर 2023 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन वेपन्स के प्लेटफॉर्म को रिवील किया था जो हम लोग एक्सपोर्ट करते आए हैं, जैसे कि डोर्नियर 228, 155 एडवांस टाउड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, रेडार्स हो गए, सिम्युलेटर्स, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल है, पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर है, एम्यूनेशन, थर्मल इमेजर्स एंड बॉडी आर्मर्स, और जल्द ही इसमें तेजस भी शामिल होने वाला है। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो हथियार, जो आइटम हम लोग घर में बनाते हैं, उनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सरकार एक लिस्ट तैयार करती है, जिसे पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट कहा जाता है। और 2023 में ये 5वीं लिस्ट सरकार ने जारी की थी। इसमें 98 आइटम्स को रखा गया है कि ये वाले आइटम्स हम लोग घर में ही बनाएंगे, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी, यानी कि कोई भी कंपनी इनको बाहर से नहीं खरीदेगी। जो पीएसयूज हैं और प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन सबको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। इनमें शामिल होता है हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सेंसर्स, वेपन्स एंड एम्यूनेशंस। तो इनकी एक लिस्ट तैयार करके दे दी जाती है कि ये वाले आइटम है, आप इनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए। तो ये भी एक वजह है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन में इंक्रीज होना और एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज होना। लेकिन रियलिटी में हम हमारे कमिटमेंट से बहुत दूर हैं। यहाँ पे आप देखिए, पिछले ही साल रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2028-29 तक हम हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ रुपए तक लेके जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। इसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये रहेगा 50,000 करोड़ रुपए का। चलो ये तो दिसंबर महीने में एक सभा में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले 2022 में उन्होंने कहा था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 35,000 करोड़ रुपए रहेगा। ये हमारा टारगेट है 2024-25 तक। लेकिन आप देखिए 2024 में हम एंट्री कर चुके हैं, अभी भी हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 16,000 करोड़ रुपए तक ही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 में थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए, अगर 35,000 करोड़ के मार्क को छूना है तो काफी ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम 54% पीछे हैं, यानी कि 54% शॉर्ट देखने को मिल रहा है इन एक्सपोर्ट्स में। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। आज हम लोग टॉप 25 आर्म एक्सपोर्टर के ग्रुप में भी नहीं हैं। ये 2018 से 22 की रिपोर्ट है सिप्री की ही। इसमें भी आप देखिए, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट रैंक्ड वेल आउटसाइड द टॉप 25 कंट्रीज। और आप 19-23 की जो रिपोर्ट देखोगे उसमें भी इंडिया टॉप 25 में कहीं भी नहीं है। ये आप जूम करके देख सकते हो, ब्राउज करके देख सकते हो, या फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके देख सकते हो। इंडिया टॉप 25 में नहीं है, ये रियलिटी है। और इसमें हमने देखिए पीएसयूज के साथ में प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी शामिल किया हुआ है। मींस प्राइवेट प्लेयर्स अब डिफेंस प्रोडक्शन में आ चुके हैं, इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। पीएसयूज भी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनी आप कह सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स भी हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। बावजूद इसके हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा। आप यहाँ पे ये भी रिपोर्ट इन्होंने बताई है कि डिस्पाइट ईयर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन प्रमोशन, पीएसयू स्टिल मेक मोस्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन। कि पीएसयू जो है वो ही अभी भी टॉप में बनी हुई है, यहाँ पे 57% और 21% डिफेंस का जो एक्सपोर्ट हो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी इसमें। इन जो है इंक्रीज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट में, अपना प्रोडक्शन भी इनको कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जरूरत है कि हमारे जो वेपन्स हैं, जो भी आइटम है डिफेंस से रिलेटेड, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हो। आज वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड लेके आने पड़ेंगे जो अमेरिकन वेपन्स में हैं। वो विश्वास दिलाना पड़ेगा जो आज अमेरिकन वेपन्स पे है। क्योंकि देखिए, कोई भी देश यदि अमेरिकन मेड आइटम्स को खरीदता है तो वो आंख बंद करके उन पे विश्वास करता है कि हाँ ये अमेरिका से आया है,
तो इसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो विश्वास जो है दुनिया के सामने हमें रखना पड़ेगा कि ये देखिए, ये इंडियन मेड तेजस है, ठीक है, इसका सिक्योरिटी रेट इतना है और ये इसमें फीचर हैं, और सबसे बड़ी बात वो इंडियन मेड है। तो आंख बंद करके आप इसको खरीद लीजिए, आपकी सिक्योरिटी में चार चांद लग जाएंगे। तो ये विश्वास जो है हमें कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। अब जो गहना खरीदने वाला है डोर्नियर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरे जो लैटिन अमेरिकन देश हैं वो भी इंडिया से टॉक में हैं कि कुछ हथियार इंडिया से खरीदे जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से गाइज एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस जो है कर देना। नाउ हमने बताया कि इंडिया की जो आंखें हैं वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भी टिकी हुई हैं अपने डिफेंस मार्केट के लिए। और इसमें हमने एक सबसे बढ़िया देश ढूंढा है, गैना। तो गैना की अगर बात करें, इसकी जियोग्राफी आप कुछ ऐसे है, नॉर्थ साइड में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, और वेस्ट में वेनेजुला देश है। वेनेजुला के साथ में भी इंडिया के अच्छे संबंध फिलहाल के दिनों में चल रहे हैं। इसके अलावा साउथ और साउथ वेस्ट में ब्राजील देखने को मिलेगा, ये वाला देश जो है नीचे ब्राजील है। और इधर ईस्टर्न साइड में सूरीनेम करके एक देश है। क्योंकि देखिए जियोग्राफी कई फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, ये सूरीनेम क्लेम करता है और इनका विवाद जो है चलता ही रहता है। इसके अलावा हम आपको बता दूं, बीच में से ये वाला जो रीजन है इसके ऊपर वेनेजुला क्लेम करता है, और वेनेजुला के साथ में भी इनका विवाद है। और इसके अलावा आप देखिए एक बहुत लंबी बाउंड्री जो है समुद्र से लगती है, इनके समुद्री रेखा भी इनकी लंबी है। तो उसको भी सिक्योर करने के लिए अपनी डिफेंस को जो है मजबूत करना पड़ेगा गवर्नर को। खैर, यहाँ की डेमोग्राफी देख के आप चौंक जाओगे। आप देखिए 39.8% ये 2012 का आंकड़ा है, इंडियंस यहाँ पे रहते हैं। लेकिन 2022 तक बताया जा रहा है कि टोटल पॉपुलेशन का 45.6% जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस हैं। और ऐसे ही अगर रिलीजन देखोगे तो 31.0% हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, बाकी 54% क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम भी यहाँ पे है, एंड दूसरे जो कि रिलीजन के लोग भी यहाँ पे निवास करते हैं। भरत जगदेव जो कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है सूरीने गैना के, वो भी इंडो गैनिज फैमिली से आते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया से थे, वो वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। और भरत जगदेव जो कि भारत में भी आए थे, आपको पता है, हमारे प्रेसिडेंट से इन्होंने मुलाकात की थी, पीएम मोदी से मुलाकात की थी, कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। हाइड्रोकार्बन्स को लेकर भी एक बड़ी डील हुई थी, तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट सेशन लिया था, राइट। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, ये भी इंडिया का दौरा जो है कर चुके हैं। और ये जो अभी डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उसी का एक नतीजा है। तो सर दूसरी बात, गैना की अगर हम बात करें तो ये भी ब्रिटिश का गुलाम रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपको हाई कमिश्नर देखने को मिलेगा इंडिया का। ये आजाद हुए थे 1966 में। उसके बाद उन्होंने क्रीकॉम को ज्वाइन किया। क्रीकॉम दैट इज कैरेबियन कम्युनिटी। ये 15 देशों का एक समूह है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करता है। तो उसका मेंबर भी है, ये 1973 में बना था। और करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं ये 1980 में इन्होंने अपना बनाया था, स्वीकार किया था। तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी है गयाना देश के बारे में, क्योंकि उसके बारे में पता होना चाहिए जिससे हम लोग डील कर रहे हैं। तो दूसरे देशों के साथ गैना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट गैना खरीदने वाला है, ये उनकी मैरीटाइम पेट्रोल्स को इंक्रीज करेंगे, इन्हांस करेंगे। इसका इस्तेमाल रीसप्लाइंग मिलिट्री बेसिस के लिए किया जा सकता है, ट्रूप मूवमेंट के लिए हो सकता है, टू द इंटीरियर लोकेशन। अब यहाँ पे वाला ये वाला जो एरिया है, ये सुरीनेम क्लेम करता है। आए दिन यहाँ पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे ट्रुप्स की जो मूवमेंट है वो आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा ये इन्हांस करेगा द कैपेबिलिटीज ऑफ द गैना डिफेंस फोर्स। सो पूरी जो ओवरऑल डिफेंस फोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज को भी इन्हांस करेगा ये वाले डोर्नियर क्राफ्ट एयरक्राफ्ट। एंड इसके अलावा दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज
दैट इज गयाना एंड इंडिया, क्योंकि गयाना लैटिन अमेरिका में पहला ऐसा देश है जिसको डिफेंस के लिए हमने LOC दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। तो चलिए थोड़ी सी बात डोर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में कर लेते हैं। ये एक वर्जेटाइल एयरक्राफ्ट है विद ट्विन इंजन दैट कैरी एटलीस्ट 19 पैसेंजर्स। और सबसे बड़ी बात, इसकी स्टॉल कैपेबिलिटीज की वजह से ये जाना जाता है। स्टॉल दैट इज STOL, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसको टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए अधिक रनवे की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल शॉर्ट रनवे पे ही ये लैंड कर जाता है और शॉर्ट रनवे से ही इसको टेक ऑफ करवा सकते हैं। और एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट में भी ये काम कर सकता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये बनाया है। और आपको बता दूं, उड़े देश का आम नागरिक जो भारत सरकार की एक योजना है उसका भी ये हिस्सा है। आई थिंक ईटानगर से जियोरो तक 800 रुपए की जो टिकट है वो इसके अंदर रखी गई है। तो सिविलियन पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। सो स्पेसिफिकेशंस की बात करें, कुछ स्पेशल मिशंस हैं जो ये कर सकता है, जैसे कि मैरीटाइम सर्विलांस, बॉर्डर पेट्रोल, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर पेट्रोलिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल एवैक्यूएशंस, कहीं पे यदि कोई आपदा आई है तो वहां पे मेडिकल से संबंधित चीजें पहुंचा सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को कर सकते हैं। एंड पैराड्रॉप्स, इसके अलावा एनवायरमेंटल रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा हम कह सकते हैं स्टेप रहेगा गयाना देश के लिए। इसके अलावा गयाना डिफेंस फोर्स को इंडिया ने 19 डिफेंस ट्रेनिंग स्लॉट भी ऑफर किए हुए हैं अंडर इंडियाज ITEC प्रोग्राम। ITEC दैट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर दी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में ये प्रोग्राम फंक्शन करता है। 1964 में ये शुरू किया गया था। इसमें आपको बताऊं कोर्सेज होते हैं, जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं चाहे फिर वे डिफेंस के हो या फिर सिविलियन, उनको इंडिया ट्रेनिंग देता है, उनको ट्रेंड करता है इस प्रोग्राम के अंडर में। यहाँ पे आर्मी के लिए 10 कोर्स हैं और नेवी के लिए 4 कोर्स हैं और ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए 5 कोर्स अवेलेबल हैं। तो ये 19 के 19 कोर्स हमने ऑफर किए हुए हैं गयाना देश को। वहां की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंडिया में आके ये जो कोर्सेज हैं अवेल कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, राइट। और अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये आपको बता दूं, इंडिया के जो एग्जिम बैंक के डेप्यूटी मैनेजर है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर दैट इज संजय लांबा, उनके बीच में, और गयाना देश के असनी के सिंह जो कि एक सीनियर मिनिस्टर हैं इन द ऑफिस ऑफ गयाना प्रेसिडेंट, उनके बीच में हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज हाई कमीशन टू इंडिया, सॉरी गयाना। इंडिया के जो हाई कमिश्नर है गयाना में, अमित तेलंग, ये यहाँ पे आप देख पाओगे अमित तेलंग, इनकी प्रेजेंस में ये डील हुई है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, LOC लाइन ऑफ क्रेडिट 143.03 मिलियन डॉलर का हम लोग गयाना को दे चुके हैं, लेकिन ये दूसरे पर्पज के लिए था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, क्रिकेट स्टेडियम के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स या फिर रेलवे नेटवर्क के लिए। लेकिन डिफेंस के सेक्टर में अगर आप देखोगे तो ये पहली बार हुआ है जब 23.5 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का LOC लाइन ऑफ क्रेडिट गयाना को दिया गया है। और ये जो LOC है लाइन ऑफ क्रेडिट, ये कुछ नहीं है, ये एक सॉफ्ट लोन ही होता है जिसका इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड ट्रांसपेरेंट होता है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट इज ए फ्लेक्सिबल लोन, तो एक फ्लेक्सिबल लोन होता है फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन एक्सेस एज नीडेड। जितना आपको जरूरत है उतना आप ले सकते हो और उस टाइम पीरियड के लिए ले सकते हो। तो जो बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो डेवलपिंग नेशंस को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। अब हालांकि देखिए इंडिया अभी 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 के लिए विकसित नहीं है, लेकिन हम भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देते रहे हैं। तो ये एक सॉफ्ट लोन होता है जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी शो करता है। और इस पैसे की सबसे खास बात यह है कि ये कभी डूबता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिया जाता है। ठीक है, वहां की जो गवर्नमेंट रहेगी इस लोन को लेने वाली,
उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये लोन जो है वापस लौटाया जाए। और दूसरा, ये एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है किसी भी देश के जो इसको प्रोवाइड करता है। अब जैसे इंडिया एलओसी देगा तो हमारे एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब गैना ने कहा कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ, लेकिन हमको दो, तो इंडिया क्या करेगा कि कोई बात नहीं है, आप हमसे क्या लो, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट आप लीजिए, एक लोन, सॉफ्ट लोन हमसे लीजिए, और इसी पैसे से आप क्या कीजिए, हमारे से आइटम परचेज कीजिए। अब हमारा आइटम भी बेचा गया, इसके अलावा जो लोन हमने गहना को दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो पैसा वापस भी आएगा। तो इसमें इंडिया का ही जो फायदा होता है, इसीलिए इंडिया इस तरीके के कदम उठाता रहा है। और इन सब के बीच में कड़ी का काम करता है एग्जिम बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्जिम एक्ट 1981 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। भारत के अंदर होने वाले जो एक्सपोर्ट्स क्रेडिट हैं उनको मैनेज करने का, उनकी मॉनिटरिंग करने का काम ये करता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत हमको नहीं है। नाउ, अब जैसा मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और हमें इन्हें और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कुछ न्यूज हमारे सामने है, जैसे कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया बुलेट प्रूफ जैकेट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू ओवर 100 नेशंस। 100 से अधिक ज़्यादा देशों को हमने हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स को एक्सपोर्ट किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की जैकेट्स रहने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टैंडर्ड भी हाई होना चाहिए। जिंदल डिफेंस सिस्टम ने एक डील साइन की है रिसेंटली, 2 दिन पहले, ब्राजील के साथ है। ब्राजील की एक कंपनी है टॉरस आर्म्स एसए, ये फायर आर्म्स बनाएंगे हिसार में, हरियाणा के हिसार में। जिंदल आपको पता है वहीं पे एक बड़ी कंपनी है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ में एक डील साइन की है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उनका एक्सपोर्ट किया जाएगा अर्जेंटीना को। और यहाँ पे आप देखिए, टॉक्स इन प्रोग्रेस विथ 6 कंट्रीज टू एक्सपोर्ट LCA, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सेज HAL। तो तेजस मैंने बताया अब उस लिस्ट में शामिल होने वाला है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जल्द ही तेजस की भी डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल है और दूसरे एमिनेशन हैं, तो ये भी हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, भारत शक्ति एक एक्सरसाइज का भी आयोजन हमने किया है ताकि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये खबर थी और ये सेशन था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।